ने भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हौसबोले को भी नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज पढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण के दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले का यही वो बयान है जिस पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। खासकर विपक्ष के मुस्लिम सांसदों की। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी दत्तात्रेय के बयान पर आपे से बाहर हैं। दरअसल दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सभी उससे निकले पंथ हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। होसबाले के इस बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अगर उनकी नजर में नमाज के साथ पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है तो दत्तात्रेय को भी नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज पढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं स्वामी दीपांकर ने होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योग सभी के लिए वरदान जैसा है, इसलिए हर किसी को योग करना चाहिए और नदियों को पूजना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें, व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो। सब कुछ करो लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती है। निसंदेह मैं समझता हूं कि योग हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक वरदान जैसा है। मैं समझता हूं जब यूनाइटेड नेशन कर सकता है तो भारत में कोई मुस्लिम या हिंदू क्यों नहीं। हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए। उनकी वैसे तो नमाज भी उनके लिए योग ही है, पर मैं समझता हूं कि सूर्य नमस्कार जैसी विधा जो परमात्मा ने प्रकृति और धरती के लिए दी है, मैं समझता हूं उसका उपयोग हर व्यक्ति करे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि धर्म के आधार पर फूट डाले बिना योग बहुत अच्छी चीज है, जबकि बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि मुसलमानों को स्टीरियोटाइप से बाहर आना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने योग को लेकर जो बयान दिया है, मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से एक अच्छी प्रक्रिया है, उसमें धर्म हटा दो जिसको आपत्ति हो अपने, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैं एक बात जरूर ये कहूँगा कि मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ों पे जो उन्होंने अडॉप्ट करी है, जिनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक स्टीरियोटाइप, उससे बाहर आना चाहिए, ये मेरा मानना है। दरअसल आरएसएस मानता है कि पूरे भारत में हर एक इंसान सनातनी है क्योंकि सभी भारतीयों के पूर्वज सनातनी रहे हैं। इसी आधार पर दत्तात्रेय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अगर नमाज के साथ सूर्य नमस्कार भी करे तो इसमें क्या बुराई है। हालांकि उनके बयान पर जोरदार घमासान छिड़ गया है। तो करीब 20 साल बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया फिर से देश भर में चल रही है, लेकिन पहले ईवीएम और अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष खासतौर से कांग्रेस
हर मंच पर इसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जब चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान संसद में कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी तो ऐसे जवाब मिला कि पूरी की पूरी पिक्चर बदल गई। रिपोर्ट देखिए। मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह की विपक्ष को खरी खरी। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। एसआईआर पर कांग्रेस को करारा जवाब। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। राहुल के सवालों का संसद में सीधा जवाब। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। वैसे तो कांग्रेस एसआईआर को लगातार मुद्दा बना रही है, लेकिन आखिरकार जब संसद में ये मामला चर्चा के लिए आया तो कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसे जवाब मिलेगा। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर ऐसे जवाब दिए कि मामला वॉकआउट तक पहुंच गया। अमित शाह ने सबसे पहले एसआईआर पर हो रही चर्चा पर विपक्ष को अपने इस जवाब से चौंका दिया। मान्यवर, मैं मेरा भाषण तैयार करूंगा तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। कांग्रेस और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर अमित शाह ने तीखा हमला किया। अमित शाह ने इसके लिए कांग्रेस को इतिहास याद दिलाया और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर प्रदेश अध्यक्षों के मतों की अनदेखी का आरोप लगाया। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। लोकसभा में अमित शाह के जवाब देने के दौरान एक समय वो भी आया जब राहुल गांधी सीट पर खड़े हो गए और टोक कर जवाब मांगने लगे। राहुल गांधी ने एसआईआर पर फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट का चैलेंज दिया। इस पर अमित शाह ने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अमित शाह का भाषण करीब 90 मिनट का रहा और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने पूछा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर ईवीएम का मुद्दा क्यों भूल जाते हैं। अमित शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम और एसआईआर नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व है। सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ। ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू करती वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है?
एसआईआर पर लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान अमित शाह ने मोदी सरकार की रणनीति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ 3D प्लान है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। लेकिन कांग्रेस घुसपैठियों की बात से ऐसे घबरा जाती है कि वॉकआउट करने लगती है। कांग्रेस के वॉकआउट पर अमित शाह ने करारा हमला बोला। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अरे ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। अमित शाह ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने पर भी विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम नहीं करता। यही वजह है कि चुनाव सुधार पर चर्चा की बात आई तो सरकार फौरन तैयार हो गई। इस पर चर्चा भी जोरदार हुई, लेकिन सरकार ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया उसके बाद उसे एसआईआर और ईवीएम पर अपनी रणनीति पर शायद फिर से सोचना होगा। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चित्तौड़गढ़ एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रेवदर बीसीएमओ डॉक्टर लोंग मोहम्मद को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए बीसीएमओ को दबोचा है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि क्लिनिक संचालक से मंथली घूस मांगी थी और अब मंथली घूस लेते हुए बीसीएमओ रेवदर को ट्रैप किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर लोंग मोहम्मद बीसीएमओ रेवदर ट्रैप हुए हैं। एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते इसे धर दबोचा। बड़ी कार्रवाई एसीबी की। बीसीएमओ डॉक्टर लोंग मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई है। लोंग मोहम्मद रेवदर का बीसीएमओ रहते हुए यहां पर क्लिनिक संचालक से मंथली घूस ले रहा था और इसी दौरान एसीबी ने इसे धर दबोचा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, रेवदर के बीसीएमओ को ट्रैप किया गया है। रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की तरफ से कार्रवाई फिलहाल जारी है। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है सिरोही में। सिरोही जिले के रेवदर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किस तरह से चिकित्सा महकमे में ये घूसखोर बीसीएमओ जो है वो घूस ले रहा था, उजागर हुआ है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों के लिए गृह मंत्रालय का एक ऐसा ऑर्डर आया है जो न सिर्फ आंतरिक सीमा को सुरक्षा देगा बल्कि दुश्मन के हर वार को नेस्ता नाबूद कर देगा। ये सीमावर्ती इलाकों में नए बंकरों का निर्माण, दरअसल सीमा पर बंकरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बॉर्डर के पास के जिलों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट देखिए। आरिसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर,
जम्मू कश्मीर का ये वो गांव है जहां रहने वाले लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं पाकिस्तान की ओर से कोई गोला बारूद उनके घर पर आकर न गिर जाए। युद्ध के हालात या सीमा पर समय समय पर बढ़ने वाली टेंशन से इन्हें जमीन के नीचे बने बंकर ही बचा सकते हैं। इसी वजह से गृह मंत्रालय ने सीमा के पास बने गांवों में बंकरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के मजिस्ट्रेट से बंकरों की जरूरत की लिस्ट मांगी गई, क्योंकि वहां बंकरों की संख्या कम है और जो है भी बारिश से उनकी हालत खराब है। हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर मैं बंकर के अंदर जा रही हूँ। हालांकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की कि बंकर की हालत किस तरीके से बाढ़ और बारिश से खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से हालत जो है इनकी खराब है। लेकिन खास तौर पर एक निर्देश जो है वो मिला है MHA से कि इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर जितने भी लोगों को बंकर्स की जरूरत है उनके लिए बंकर्स बनाए जाए। उनकी सूची जो है वो तैयार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक बसे इन गांवों के लोग भी बंकरों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वो गृह मंत्रालय के फैसले से खुश नजर आए। मैम अच्छा लग रहा है हमें बंकर की जरूरत है। जो भी बंकर है वो भी खराब पड़े हैं। हाँ, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इन पे जो 3 भी बंकर हैं इन पे मोटियां बने और हमें और गाँव में बंकर दिए जाएं। ये जो बंकर है इनकी मोटी नहीं अच्छा मैम नहीं है। हाँ, इसलिए जब बारिश भी आती है पानी सभी का सभी अंदर जाता है। अंदर चला जाता हाँ, तो और इसमें फायरिंग की हमें कोई वो नहीं है कि इसमें टीने डाली है, पानी की रिपोर्ट की है। पानी तो अंदर ही आता है। पानी अंदर आता है। गृह मंत्रालय के नए बंकर बनाने और पुराने बंकरों की मरम्मत करने के आदेश पर जिले के अधिकारियों ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। कहीं लिस्ट बन रही है तो कहीं लिस्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। कमिटी हमने जो है यहाँ पे बनाई थी, विच वॉज हेडेड बाय द तहसीलदार कंसर्न, BDO कंसर्न और PWD डिपार्टमेंट। तो एक ज्वाइंट वेरिफिकेशन करके जो है लोगों के साथ में पूरी ग्राम सभाएं हुई थी। लोगों को मौके पे गए थे, उनके घरों का निरीक्षण किया गया हुआ है और उसके तहत वी हैव सबमिटेड अ लिस्ट टू द गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सेम। जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीमावर्ती जिले हैं। जम्मू, सांबा और कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जबकि राजौरी और पुंछ नियंत्रण रेखा यानी LOC के नजदीक है। कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा वो जिले हैं जो सीमा के नजदीक हैं। गृह मंत्रालय ने इन सभी जिलों में बंकर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि ये कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में है। बारिश की वजह से भी बहुत सारे बंकर बर्बाद हो चुके हैं, यानी नए बंकरों की जरूरत भी है और पुराने बंकरों की मरम्मत की जरूरत भी, क्योंकि बंकर सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों का सुरक्षा कवच है जो जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाते हैं।